श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मार्गदर्शन। श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम मार्गदर्शन में हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे स्टूडियो में हमारे समक्ष बैठी हैं डॉक्टर पूनम परिहार। डॉक्टर पूनम परिहार एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूआस्ट में और वहाँ एक्सटेंशन एजुकेशन में कार्यरत हैं और काम देखती हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। और चूंकि ये कार्यक्रम मार्गदर्शन का है तो हम इनसे इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे हमारे सभी सुनने वालों की तरफ से। डॉक्टर पूनम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे स्टूडियो में, हमारी ओर से भी और हमारे सभी सुनने वालों की ओर से भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये सुनहरा मौका दिया इस मंच पे आने का और आपसे और इस माध्यम के द्वारा सभी लोगों से रूबरू होने का, तो ये मेरी खुशनसीबी है। जी जी, और आपसे हम प्रश्न पूछेंगे ढेर सारे। और हमारे जो युवा श्रोता जो ये कार्यक्रम बहुत चाव से, बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनके लिए मुझे यकीन है आपके पास बहुत कुछ होगा बताने के लिए। जैसा कि आपको पता है और हमारे सभी श्रोताओं को भी पता है, हमारा राष्ट्र एक युवा राष्ट्र है। हमारी जो औसत आयु है वो दुनिया के बहुत कम औसत आयु वाले राष्ट्रों में से एक है। इसीलिए हम अगर इस भारत राष्ट्र को युवा राष्ट्र कहें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। तो इसी सिलसिले में डॉक्टर पूनम जी, मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न यही करता हूं कि मार्गदर्शन में आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगी? जैसे आपने बहुत ही खूबसूरती से ये समझाया और बताया हमारे सारे श्रोतागण को कि ये बहुत युवा राष्ट्र है और जो युवा लोग हैं उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये हमारे लिए प्राउड की बात भी है कि हमारा राष्ट्र इतना यंग है। और जब एक ये ऐसा शब्द आता है कि कोई बिल्कुल यंग है तो मीन्स वो बहुत सारी क्षमताओं से भरा हुआ है, उसमें बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज और वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं जिससे वो कुछ भी कर गुजरने का एक मतलब कि जोखम ले सकता है। और यूथ का दूसरा नाम ही जोखम लेना है। और जैसे कि आपने कहा कि हम आज इसमें एंटरप्रेन्योर को एक्सप्लेन करेंगे, तो एंटरप्रेन्योर खुद एक टर्म है जो फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुई है और उसका मतलब है एंटरप्रेन्योर मीन्स टू टेक अप द चैलेंज। और मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ तो देखती हूँ कि जो हमारे पुराने अपना जो हमारा एक साम्राज्य हुआ करता था जब इंग्लिश लिटरेचर के आने से पहले, तो बड़ी बखूबी डॉक्टर चरंती मथ ने अपनी किताब में खुद पुस्तक में लिखा है कि एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो सबसे पहले संस्कृत वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब है अंतर प्रेरणा। तो जो हमारे युवा हैं जिनका पॉपुलेशन जो संख्या में ज़्यादा है, और जैसे कि बहुत सारे विद्वानों ने ये कहा है कि जो हमारे युवा हैं वही किसी राष्ट्र को निर्माण करने में उसकी पूरी एक खूबसूरती से साझेदारी निभाते हैं। मतलब कि देखा जाए तो वही एक नेशन बिल्डर होते हैं, वो भविष्य होते हैं। तो जब इतने सारे यूथ हैं और आप देखेंगे कि इस वक्त समस्याएं भी बहुत सारी हमारे सामने आ रही हैं, चैलेंजेस हैं यूथ के लिए कि बहुत सारी एजुकेशंस करते हैं, डिग्रीज लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें बस एक ही चीज़ है, एक ही ऑब्स्टेकल, एक ही प्रॉब्लम उनकी राह में आता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, नौकरियां कहाँ हैं, तो हम क्या करें। तो देखिए ये वर्ड वहीं से ही ओरिजिनेट हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मींस आप इस तरीके के चैलेंजेस को टेकअप करें, कोई ऐसे तरह के उद्योग उद्यम करना, डोगरी में भी यहाँ की लोकल भाषा में कहूँगी कि हम करते हैं कि टू जस्ट टेकिंग अप सम काइंड ऑफ चैलेंज, कोई ऐसा चैलेंज लेना कोई जिसको उद्यम करना, जो डिफिकल्ट टास्क होता है। तो बहुत सारे मैंने आपको कहा कम्युनिकेटर्स ने जैसे ये कहा, बड़े सारे विद्वानों ने कहा कि यूथ वही होता है जो चरित्रवान हो, जो विवेक हो, जो निष्ठावान हो अपने देश के प्रति। अब मैं आपको ये सारा जो एक सिस्टम है बड़ी खूबसूरती से, क्योंकि हम आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, तो मैं उसके साथ इसको कोरिलेट करना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर बनाना, एम्प्लॉयमेंट करना आज के मुद्दे हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जो एक संत थे, जो एक महात्मा थे, जो एक दानेश्वर थे, जो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, सामाजिक सन्यासी थे, बिल्कुल बहुत अच्छा कहा आपने। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में पहले ही कहा था कि हमें उस तरह की शिक्षा की जरूरत है जिसमें चरित्र का निर्माण किया जाए, अपनी आत्मिक शक्तियों को सशक्त बनाया जाए और जो हम विवेकपूर्ण बने, हमें इतना इल्म हो, हमारे इतना ज्ञान हो कि हम खुद
उन्होंने उसमें कहा ही और शी कैन स्टैंड अप हिज ओन फीट, वो अपने पाँवों पर खुद खड़े हो सकते हैं, मतलब कि सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि एंटरप्रेन्योरशिप, अंतरप्रेरणा संस्कृत से लिया गया है और इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है कि संस्कृत तो सारी भाषाओं की जननी है। खैर, आपने भूमिका बहुत अच्छी तरह से इसकी बांधी, लेकिन जो आपने एक बात कही बीच में, आत्मनिर्भर भारत, तो हमें ये पता है कि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं युवाओं पर केंद्रित हैं, युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और भी कई सारी योजनाएं। तो उन योजनाओं का समन्वय आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के साथ कैसे करती हैं और उसका लाभ उन युवाओं को कैसे मिलेगा? इसके साथ एक और प्रश्न जुड़ा हुआ मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि इसके लिए क्या बाधाएं हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ती हैं और उसके लिए क्या क्या स्कीमें हैं, क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं जो उन बाधाओं के रहते आज का जो युवा है वो अपना काम कर सके, एक सफल उद्योगी, एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सके। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और जनरली ये बाधाएं आती हैं और अभी तक आई थी, लेकिन आपने देखा होगा एक शिफ्ट हुआ है, इमीडिएटली एक शिफ्ट हुआ है। जो युवा ड्रॉप आउट थे, जो लोग इवन यहाँ तक नॉट ओनली ड्रॉप आउट, जो एजुकेटेड भी थे, कोई इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर रहा था, कोई किसी दूसरी और खित्ते में था, लेकिन उन्हें एकदम अपने स्टार्टअप एस्टेब्लिश कर लिए और इस वक्त उनके इतना अच्छा वेंचर चल रहा है कि उनका एनुअल टर्नअप भी अगर कोई सुनेगा तो हैरान हो जाएगा कि मोदी जी का ये सपना जो उन्होंने कहा था कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना हमने 2022 तक, तो मैं आपको अपने दो बहुत ही ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जिनके बारे में बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो एंटरप्रेन्योर है, ये हम टर्म जब पूरे जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, दूसरे कई किस्म के मेडिकल है, आपकी दूसरा यू बिजनेसमैन है, तो जब बिजनेसमैन भी इनोवेशन करता है तो हम उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जब वो क्रिएशन करता, कोई न्यूनेस, न्यू आइडिया लाता तो हम उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ये सोचा कि जब एग्रीकल्चर, जो कृषि है, वो सबसे बड़ा सेक्टर है भारतवर्ष का, जिसका कि उसकी इकोनॉमी में, उसके जीडीपी में बहुत बड़ा रोल रहता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस वक्त जब देखा इतनी सारी अनएम्प्लॉयड बैटरी तैयार है, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हम ऐसे भी कृषि प्रधान जो देश हैं उन्हें एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाए। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा, जैसे कोरोना के पीरियड में देखा, हर चीज बंद थी, हम चार दीवारी के अंदर हो गए थे, लेकिन दो चीजें बंद नहीं थी, एक आपकी मेडिकल सर्विसेज, दूसरा आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फील्ड्स में भी साइंटिस्ट खड़ा था, क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी नहीं होती तो हम लोग खाते कैसे, हम जिंदा कैसे रहते, हम जिंदा रहेंगे तभी तो डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे। इसलिए एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। अब बात यह है कि हर्डल्स ये आए, सबसे पहला सामाजिक हर्डल था कि जो भी युवा है वो किसान नहीं बनना चाहता था, उसको किसान बड़ा ऑब्सोल्यूट वर्ड लगता है कि यार मैं किसान हूं, मेरा कोई रेपुटेशन नहीं है, मेरा कोई स्टेटस नहीं है सोसाइटी में। उसको हमने किस तरीके से मोटिवेशनल एस्पेक्ट से ये दूर किया कि किसान किसी से कम नहीं है, वो हाईली एजुकेटेड हो सकता है, वो इनोवेटिव हो सकता है। हाउ? बाय यूजिंग द टेक्निकल साइंटिफिक इंटरवेंशन, जो साइंसदानों की तकनीकें हैं, नई नई रिसर्चेस हैं, उसके फार्मूले और मेथडोलॉजीज हैं, वो उससे सशक्त हो सकता है और एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ना कि सिंपल फार्मर। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि एग्रीकल्चर के खित्ते में भी बहुत सारी थ्रेट्स हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ गई, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी है, भूमि है, जंगल हैं, पेड़ हैं, ये भी खत्म होते जा रहे हैं, रिट्रीट हो रहे हैं। इनको हम दोबारा से कई प्रोग्राम्स के अंदर रिजनरेट कर रहे हैं, दोबारा से इनको आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एग्रीकल्चर की लैंड है, एग्रीकल्चर में कृषि की जो भूमि है जिस पर हम क्रॉप्स लगाते हैं, तरह तरह की, चाहे वो सब्जियां हैं, फल है, हमारे खनिज पदार्थ हैं, दूसरी चीजें जो हम लगाते हैं, वो जमीन भी श्रिंक हो रही है। क्योंकि जो जमीन, जैसे 40 हेक्टेयर जमीन एक भाई के पास थी, उसके 3 बच्चे हो गए या 4 हो गए तो 4 में डिवाइड हो गई। तो मतलब है कि जो जमीन है वो भी डिवाइड हो रही है, मीन श्रिंकिंग ऑफ लैंड इज देयर, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड इज देयर। अब फार्मर कहता कि मेरे हिस्से में तो 10 ही हेक्टेयर जमीन आया, उसमें गेहूं और चावल की खेती
कितनी होगी और मैं उससे अपने घर का गुजर कैसे कर पाऊंगा, मैं अपना लाइवलीहुड सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करूंगा। तो हम एग्रीप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की तरफ आए। तो दिस इज द ब्यूटीफुल और यू कैन से द फाइन शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एग्री बिजनेस। हमने उन्हें बताया कि जो एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो चीजें हैं, उसका हम वेंचर्स खोलें। अब ये वेंचर्स क्या हैं? जैसे ये वेंचर आपके सीड प्रोडक्शन के भी हो सकते हैं, ये दूध उत्पादन के भी हो सकते हैं, ये आपका मधुमक्खी से रिलेटेड है, ये आपकी खुंब की खेती जिसे मशरूम कहते हैं उससे हो सकते हैं, ये आपका लाइव स्टॉक है, फिशरी है, मीट है, पिगरी है और तरह तरह के फ्लोरिकल्चर। आप देख रहे हैं कितना सारा हमारे पास ये चीजें हैं। लेकिन अब ये क्या शिफ्ट है, ये इसके बाद भी प्राइमरी एग्रीकल्चर से हम सेकेंडरी एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं अब आपको ये बताऊंगी कि प्राइमरी और सेकेंडरी एग्रीकल्चर में शिफ्ट किया है। देखिए, प्राइमरी एग्रीकल्चर तो है कि मैंने गेहूं लगाया, मैंने पैडी की सोइंग की, मेरे पास गेहूं और चावल आया, मैंने उसका आटा बनाया, वो प्राइमरी एग्रीकल्चर है। लेकिन मैंने उस आटे का डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए, मेरे पास मिल्क आया, दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर। लेकिन मैंने मिल्क के डिफरेंट उत्पाद बनाए, पनीर बनाया, मैंने उसमें गुलाब जामुन बनाया, मैंने उसमें रसगुल्ला डाला, मैंने उसमें और भी डिफरेंट किस्म का फोर्टिफाइड मिल्क वैल्यू ऐड करके बनाया, तो वो सेकेंडरी एग्रीकल्चर है। डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया हमारे सभी सुनने वालों को कि प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी एग्रीकल्चर क्या होता है, और फूड प्रोसेसिंग का भी इसी के साथ जुड़ा हुआ एक उद्यम है जो एक किसान, उद्यमी किसान कर सकता है और बहुत सारा धन कमा सकता है। लेकिन एक बात, जो एक प्राइमरी क्वेश्चन जो रह गया है, जो मैंने पूछना था आपसे, मान लीजिए किसी युवा को अगर इस एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, एग्रीकल्चर से संबंध में कोई अपना उद्योग खड़ा करना है, तो वो किसको अप्रोच करेगा? क्योंकि पहले उसके पास धन कहाँ से आएगा, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आएंगे? अगर ये नहीं होंगे तो बाकी सारी बातें तो गौण रह जाएंगी ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्क्वास्ट या सरकार इस मामले में कितनी गंभीर है और किस प्रकार उन युवाओं को जो एग्रीकल्चर के फील्ड में आना चाहती हैं और वहाँ पर अपना एंटरप्रेन्योरशिप या अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो क्या क्या असुविधाएं, क्या क्या रुकावटें हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा, और उनके लिए सरकार क्या कर रही है? जी, यहीं से शुरू करती हूँ। आपने सरकार पे ही खत्म सेंटेंस किया है। तो सेंटर लेवल से ही हमारी सरकार कृषि प्रिय रही है कि यही एक सेक्टर है जिससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिल सकता है। जो हमारे युवा को डिफरेंट तरह की परेशानियां आती हैं, मुझे मालूम है सबसे बड़ी परेशानी तो पैसे की होती है कि उनके पास पैसा नहीं है तो वेंचर कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। दूसरा है कि कई बार सामाजिक तौर पे भी उनको कॉपरेशन नहीं मिलता है, घर परिवार में भी कॉपरेशन नहीं मिलता। वो सोचते हैं ये क्या कर रहा है और कहाँ से पैसा लाएगा, और अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो शायद डूब जाएगा और हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो तीसरा, उनको टेक्निकल जो नाउ हाउ है, जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंसदानी फार्मूले हैं, साइंटिफिक इंटरवेंशन है, वो सोचते हैं वो हमें कहां से मिले। तो मैं अपने सारे युवा को ये संदेश देना चाहूंगी कि इस वक्त हमारी यूटी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सुकास्ट जम्मू, और अगर कश्मीर के श्रोतागण भी सुन रहे हैं तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सुकास्ट के, और हमारे डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स में आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और जो भी इससे रिलेटेड एलाइड हैं, वो सभी काम कर रहे हैं इस पे, जो इसमें साइंटिफिक इंटरवेंशन दे रहे हैं, फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन लगा रहे हैं और हमारे युवा को ट्रेन करते हैं। अब हमारे पास युवा हैं, एक वो युवा हैं, हम उन्हें खुद ही बुलाते, इन्वाइट करते हैं। जैसे 10+2 के बाद हमारे पास बच्चे आते हैं, वो बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो भी हमें उन्हें मोटिवेट करते हैं कि अगर इफ यू विल गो फॉर गवर्नमेंट जॉब तो टाइम लगेगा, उसमें कितनी सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर आप अपना वेंचर एस्टेब्लिश करते हैं तो वन डे यू विल बी द मिलियनेयर, यू विल नॉट बी जस्ट द जॉब सीकर बट यू विल बी द जॉब प्रोवाइडर। आप जॉब ही नहीं ले रहे, जॉब दे रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि एक तो उनको हम ट्रेन करते हैं, दूसरा जो युवा हमारे ड्रॉप आउट्स हैं, जो बेचारे जिनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं कि वो अपना घर में अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएं, तो वो सुकास्ट जे में आ सकते हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्राज में आ सकते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कृषि विज्ञान केंद्र है, सांबा में है, कठुआ में है, इसी तरीके से पूरे हमारे खित्ते में है, और उनके पास आए, उनके साइंसदान
साइंसदानों से मिलें, हम उनको डिफरेंट वेंचर्स पे ट्रेनिंग देते हैं। ये वोकेशनल भी होती है, ये 7 दिन की भी हो सकती है, ये 2 से 3 दिन की भी हो सकती है, या महीने 3 महीने की भी हो सकती है। हमारा एक विंग है, इंस्टीट्यूट है इनफैक्ट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, उसके अंडर हम रफ्तार और जिसमें कि उद्यमी बनना, कई तरह के इस तरीके के प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें कि कुछ तो इनोवेटिव हुए हमारे पास यूथ आ रहा है जो कह रहा है कि मैंने ये किया, ऐसा किया, और अब मैं क्या करूं, मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं। तो उसमें हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब हैं, उन्होंने इस तरीके के ऐसे प्रोग्राम शुरू कर दिए कि जिन्होंने देयर इज ए नो गैप बिटवीन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन एंड द फार्मर कम्युनिटी, उनके पीछे कोई गैप नहीं रखा। हर दिन हमारे यहाँ किसान मेले होते हैं, डेज होते हैं, जहां उनको बताया जाता है कि उनको फंडिंग कहां से होगी और उनकी टेक्निकल नो हाउ कहां से मिलेगा। और उसके लिए हमने बहुत सारे 50, 100 में नहीं, हजारों में ऐसे फार्मर्स को, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को तैयार किया है, और जो बहुत अच्छे तरीके से जिनमें कई प्रोग्रेसिव फार्मर्स बन गए हैं। अभी मैं आपको एक अगर एग्जांपल देना चाहूं तो एक लेवेंडर के भारत भूषण है, प्रोग्रेसिव फार्मर, डोडा डिस्ट्रिक्ट से हैं वो, जिनसे हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने मन की बात में बात भी की थी। तो उन्होंने कहा था कि सर, मैंने डबल नहीं की इनकम, मैंने इस बिजनेस से 4 गुना अपनी इनकम बढ़ाई है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे भी चैलेंज लेने वाले हैं जिन्होंने 4 गुना इनकम बढ़ाई है। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हमारे सभी युवा श्रोताओं के समक्ष बहुत सारी जानकारी आपने प्रस्तुत की, और आपने ये भी बताया कि जो युवा चाहते हों कि वो अपना उद्यम स्टार्ट करें, अपना रोजगार शुरू करें, और जैसा कि आपने बताया कि केवल नौकरी करने वाले नहीं बने, नौकरी देने वाले बने, तो आपने बताया कि वो केवीके या स्कूवास्ट में जाकर वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, और जो आपके द्वारा कैंप समय समय पर चलाए जाते हैं। जी, हमारा एक प्रोग्राम है विलेज विजिट एंड रीविजिट प्रोग्राम, उसमें तो हम हर 3 महीने के बाद उसी गांव में जाते हैं, और जो भी समस्याएं होती हैं वो फार्मर के साथ हम फेस टू फेस रूबरू होकर बातें करते हैं और उन्हें बताते हैं। और बाकी तो डेली हमारे कैंप्स, क्लिनिकल कैंप्स होते हैं, चाहे वो वेटनरी साइंसेस से रिलेटेड हैं, हमारे माल मवेशी पशु उनसे क्या करें हम, या चाहे वो एग्रीकल्चर से। हमारे साइंटिस्ट की टीम बिल्कुल हमारे युवा और हमारे फार्मर्स के डिस्पोजल पे रहती है 24/7। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ मैं आज का मार्गदर्शन कार्यक्रम समाप्त करने की श्रोताओं आपसे आज्ञा चाहता हूं। और डॉक्टर पूनम परिहार जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका हमारी ओर से और हमारे सभी सुनने वालों की ओर से धन्यवाद। आप सुन रहे थे कार्यक्रम मार्गदर्शन। इस कार्यक्रम में आज आपने युवाओं के लिए नई राहें विषय पर एसोसिएट प्रोफेसर एक्सटेंशन एजुकेशन स्कॉस्ट डॉक्टर पूनम परिहार के साथ की बातचीत सुनी। इनके साथ बात कर रहे थे श्रोताओं राकेश सत्थू।